गुड इवनिंग। अपन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे थे, राइट? स्टार्ट करते हैं अपन। क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब फिर से रिवाइज करेंगे अपन, ताकि दिमाग में सब चीजें सेट रहे। गाइडलाइंस, ठीक है? मैनेजमेंट की कुछ गाइडलाइंस बनती है जो मैनेजर फॉलो करता है डिसीजन मेक करने के लिए। सिंपल। क्या इसके फीचर्स थे या नेचर क्या था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? यूनिवर्सल एप्लीकेबल था, जनरल गाइडलाइन, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल दिमाग में आता ही मेनली बिहेवियरल, ये आ जाएगा ना, ये चीज कनेक्ट हो जाती है कि बिहेवियर चेंज होता रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। और क्या अपना कॉज एंड इफेक्ट अपना प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है, साथ साथ में कंटिजेंट है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे ये फेयोल भाई साहब, समझना। कंटिजेंट मतलब कि बिजनेस किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट रहता है। बिजनेस के अंदर मैक्सिमम चीजें किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, अपन ने उस टाइम एग्जांपल लिया था बोनस का। अब कैसा होता है ना, बोनस एक्ट के अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है कि मैनेजर लोग आप लोग को, एम्प्लॉइज को मिनिमम इतना बोनस तो देना ही देना है। तो ये क्या हुआ, अपना मैनेजमेंट किसी ना किसी चीज पे बेस्ड है, एक एक्ट पे कंटिजेंट है। कंटिजेंट मतलब किसी पे बेस है, अगर वो चीज चेंज हुई तो मेरे मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। कंटिजेंट मतलब क्या होता है कि जो कंफर्म नहीं है, कंटिजेंट है, कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। अब एक्ट है, अपने हाथ में तो है नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में। गवर्नमेंट ने उसके अंदर चेंज किया। जैसे ही चेंज किया, मेरा जो रेम्यूनरेशन था, जो मैं एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन देता था, वो रेम्यूनरेशन चेंज हो गया, ज्यादा पे करना पड़ रहा है मुझे। समझ रहे हो? तो ये क्या बोल रहा है, जो अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी कंटिजेंट है, किसी ना किसी से बेस्ड है। जैसे अपना रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज एक प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने, तो वो रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज क्या है, वैसे तो फिक्स है, वैसे तो अपने हाथ में है, बट उसके कुछ कुछ पार्ट, जैसे पीएफ होता है, पीएफ सुना है, अपना प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी एक एक्ट पे बेस होता है, बराबर है? तो उस एक्ट पे अगर बेस है, मतलब अगर वो एक्ट थोड़ा चेंज हुआ या उसके अंदर लिखा हुआ कि आज से आपको 10,000 नहीं 12,000 पीएफ बनाना पड़ेगा, तो मतलब मुझे मेरा मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज था, वो चेंज हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये क्या है ना, जो अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटिजेंट है, किसी ना किसी पे बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? इसमें एक अपन एक और एग्जांपल दिया, इसको समझ में आएगा। वही है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का एग्जांपल लिया है, सेम ही फिर तो। ठीक है, अब अपन फेयोल के प्रिंसिपल को अपन ने कल स्टार्ट किया था। कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे फेयोल के? क्या बोला फेयोल पापा ने? डिविजन ऑफ वर्क। जो क्या बोलता है कि वर्क को डिवाइड करके काम करो तो बेटर तरीके से काम होगा, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे, रिसोर्सेज बराबर यूटिलाइज होंगे। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, ऑर्डर। अपन ने इतना पढ़ा था। स्केलर चेन पढ़ा था। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन? एक बार तुम बोलो तो यूनिटी ऑफ कमांड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुम्हें थोड़ा और समझना हो, क्लियर और करना हो यूनिटी ऑफ कमांड, तो एक बार वापस एग्जांपल लेने वाला। ठीक है, परफेक्ट। देखो, अपन को ये तो पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है, बराबर है? सपोज ये अपना हुआ मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ये अपना है फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन को सेल्स बढ़ानी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपन को कॉस्ट जितना हो सके उतना कट डाउन करना है। इसका क्या है, अपन को सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में एक एम्प्लॉय था और इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ने क्या बोला कि बॉस, आप जो सेल्स पर्सन, अगर मैं बात करूं उस एम्प्लॉय की, तो सेल्स पर्सन था। ठीक है, सेल्स पर्सन। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले ने क्या बोला कि आप सेल्स पर्सन, आपको 15% तक डिस्काउंट देने की अथॉरिटी है। आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आपको सेल करना है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको अथॉरिटी है कि आप किसी भी कस्टमर को 15% डिस्काउंट दे सकते हो। बट क्या है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कट करना, बराबर? तो क्या हुआ, जब भी ये सेल्स पर्सन
15% का डिस्काउंट देता था, तब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड आके इसको डांट मारता था, बोलता था भाई तू 10% से ज्यादा डिस्काउंट मत दे, क्योंकि अगर तू इससे ज्यादा डिस्काउंट देता है तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है, डिस्काउंट देंगे मतलब मेरा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये एम्प्लॉय हो गया परेशान, क्यों? क्योंकि इसको दो जगह से ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये बोलता है कि तू 15% डिस्काउंट दे सकता है, और वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला 10% डिस्काउंट ऊपर जाते ही अनहैप्पी हो जाता है, बराबर है। तो ये एंड में कंफ्यूज हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एट द एंड जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दो लोगों से उसको कमांड मिल रहा है, ठीक है। अगर यहां पे इन दोनों का अच्छा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होता तो ये लोग डिसाइड करते कि कितना एक परसेंटेज बीच में लाकर अपन इतना डिस्काउंट अलाउड करते हैं, जिससे ना आपको इश्यू हो ना हमें इश्यू हो, ठीक है। क्लियर हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड अपन कंप्लीट कर चुके हैं इस एग्जांपल के साथ में भी। तो क्या क्या हो गया अपना? डिवीजन ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ, डिसिप्लिन कंप्लीट हुआ, साथ साथ में ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुआ, और क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी हो गया। चल जा, एक ये भूल गया था अपन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बात क्या था इस बारे में अपन ने कि हर एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कंपनी का जनरल इंटरेस्ट ओवरराइड करेगा, ठीक है। मतलब अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट की बात आई तो मैनेजमेंट में हमेशा जनरल इंटरेस्ट को फोकस दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी पढ़ लिया था ना अपन ने, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लिया था अपन ने। मैं तुम्हें आज एक मस्त ट्रिक भी बताऊंगा जिससे अपन ये सब याद भी कर लेंगे, एक मस्त ट्रिक है, क्योंकि ये 14 याद नहीं होते ना यार, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगला था इक्विटी। तुम लोगों को समझ में आता है इक्विटी से सुनते ही? बताओगे? भेदभाव नहीं करना। अब फेयोल बाबा क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आप आपके सारे एम्प्लॉइज को बराबर वैल्यू दो, ठीक हो। इक्विटी और इक्वल होने में डिफरेंस है। इक्वल होना मतलब क्या हो गया? जितना पेमेंट मैं आपको कर रहा हूं उतना पेमेंट मैं आपको करूं, जितना अथॉरिटी आपको है उतना अथॉरिटी आपको दूं। ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी होना इज नॉट पॉसिबल, बट इक्विटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? फेयोल बाबा ये बोलते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉइज सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप उनको सेम तरीके की इज्जत दो, ठीक है। अगर कोई बंदा सेम वर्किंग लेवल पे काम कर रहा है, जैसे भी ये है, इसके सबके सब सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट इसने इसी को ही डांट मारी, इसी को ही बाहर निकाला, इसी को ही बोला कि तू सबसे खराब आदमी है, तू ही जल्लाद आदमी है, सबसे गंदा आदमी दुनिया में तू है, बराबर है। बट भले इसने कुछ गलती नहीं करी हो, बट ये बंदा अनबायस था, ये बंदा बायस था, तो उसने इसी को डांट मारा। कुल मिला के अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई हरकत होगी तो इस जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय डिस्करेज फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? अगर किसी को डीमोटिवेट फील हुआ या किसी को अच्छा फील नहीं हुआ तो वो क्या सोचेगा कि यार इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं बुरा करता हूं, बराबर है। तो इससे क्या होगा? अगर किसी को अपने इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है, अपने इक्विटी मैनेजमेंट में क्रिएट नहीं करी, ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं करी, तो उससे क्या होगा ना, आपका गोल अचीव नहीं होगा। सारे के सारे एम्प्लॉइज बहुत डीमोटिवेटेड फील करेंगे यार, बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फेयोल बाबा बोलते हैं कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्विटी होना बहुत जरूरी है। बोलते क्या? सुनते हैं, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉइज हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। सबको फेयर ट्रीटमेंट दो आप, ठीक है। फेयोल बाबा ये बोलते हैं, थ्रू दिस प्रिंसिपल फेयोल अर्जेस द मैनेजर्स टू प्रैक्टिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन देयर बिहेवियर टुवर्ड द वर्कर्स। सीधी बात है, तुम बस तरीके से रहो ना यार, तमीज से रहो, अपना बिहेवियर और काइंडनेस तरीके से रखो, काइंडनेस रखो अपने जेस्चर के अंदर, अपने नेचर के अंदर। उससे क्या होगा? तुम अगर सामने एम्प्लॉयज को प्यार दोगे तो एम्प्लॉयज रिटर्न में तुम्हारे को प्यार देंगे कैसे? कस्टमर को सही ट्रीट करके, या तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में बना के। ऐसे होता है ना यार, अपन किसी भी बिजनेस के अंदर अगर अपने एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं तो एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं कि यार इसने हमारे को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, इतना अच्छा रेम्युनरेशन दिया,
हम सबको इक्वल ट्रीट करता है। तो अपन लोग एक काम करते हैं, इनके लिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि अगर बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो बॉस खुश होंगे, बॉस खुश होंगे तो हम खुश होंगे। ठीक है, गिव एंड टेक रिलेशन चलता है इसके अंदर। He emphasized that under no circumstances a manager should distinguish between employees on the basis of caste, creed, gender, language, caste, belief and nationality। करते हैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन वाले ऐसे कास्टिज्म, सेक्सिज्म बहुत उस पर रखते हैं कि लड़की को ज्यादा प्रायोरिटी, लड़के को कम प्रायोरिटी। दिस इज रॉन्ग ना, बिजनेस के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, एट द टाइम फेयर wants the management to use power whatever needed, like he stresses upon the fact that the lazy behavior of workers should not be ignored but instead dealt with strictly so as to give message to such workers that everybody is equal in the eyes of management। ये क्या बोल रहा समझना, फेयोल बाबा का ये था कि इक्विटी तुम लाओगे कैसे, तुम जो बंदा गलती कर रहा है ना उसको उसकी सजा दो, ताकि सामने वाला अगर गलती कर रहा है उसको तुम सजा दे रहे हो, उसको समझ में आ रहा है कि कोई भी गलती करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को सजा दे रहे हो दूसरे बंदे को सजा नहीं दे रहे हो। इससे क्या होगा ना, हारमनी नहीं होगी। हारमनी है ना, जरूरी है ना अपने मैनेजमेंट के अंदर। हारमनी नहीं हुई, उसके अंदर डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग आई, गंदी वाली फीलिंग आई, उससे आपका ऑर्गेनाइजेशन डाउन होगा। ठीक है, फेयोल बाबा ये बात बोलते हैं। क्लियर हुई चीज? अच्छा मुझे बताओ, चलो अगर बिजनेस के अंदर इक्विटी नहीं हुई तो क्या क्या रिप्रिकॉशंस है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? डीमोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉइज, हाँ, काम ही नहीं करेगा, रिसोर्स वेस्ट होगा। वंडरफुल वंडरफुल। एफिशिएंट नहीं होगा काम, या एफिशिएंसी से काम नहीं होगा, एफिशिएंसी से काम नहीं होगा। और कुछ? ये लो पहले गोल्स आ गए तुम्हारे। गोल्स तो आएंगे क्योंकि अगर इक्विटी नहीं रखोगे तो गोल्स वैसे अचीव नहीं होगा। ठीक है, और क्या, वर्कर्स और मैनेजर के जो रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं एक के साथ में बायस रह रहा हूं और दूसरे को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं तो रिलेशन तो खराब हो गई। और क्या, मे लीड टू हाई लेबर टर्नओवर। अगर मैंने किसी से रिलेशन अच्छा नहीं रखे, वो छोड़ के जाएगा तो मेरा लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। समझ में आता है ना हाई लेबर टर्नओवर? समझ में नहीं आता तो बताऊं, बोल दो। नहीं आता है, शाबाश। टर्नओवर, लेबर टर्नओवर क्या बोलता है समझना। लेबर टर्नओवर मतलब आपके कितने लेबर छोड़ के जा रहे हैं, आपके कितने लेबर छोड़ के जा रहे हैं और कितने लेबर्स को अपॉइंट कर रहे हो, स्टाफ कर रहे हो। जो स्टाफ कर रहे हो ना आप, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टाफ किया आपने अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो प्रेजेंट थे, दैट इज अपना लेबर टर्नओवर। अब ये क्या बोल रहा है, हाई लेबर टर्नओवर कब होगा? जब आपका ऊपर, देखो सुनो, ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, क्या है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जितना आपने स्टाफ किया है, जितना अपन ने स्टाफ किया है, मतलब स्टाफ मतलब नया नया रिक्रूट किया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पूरे साल का। अब अगर ये चीज हाई है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर ज्यादा है। सिंपल मैथमेटिक्स, हाँ समझ में आता है ना, न्यूमरेटर ज्यादा है तभी ये हाई हुआ। न्यूमरेटर ज्यादा कब हुआ? जब आपके पास में से लोग छोड़ के जा रहे हैं और आप नए नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, जो लेबर टर्नओवर है ये हाई रहेगा, क्योंकि आप अगर इक्विटी रखोगे, इक्विटी नहीं रखोगे तो क्या होगा, बंदा बुरा मानेगा, डिमोटिवेटेड फील करेगा, चले जाएगा, आपका बिजनेस का लेबर टर्नओवर हाई हो जाएगा। कंपनी चाहती है कि उसकी कंपनी का लेबर टर्नओवर सबसे कम में कम रहे। वही तो तभी तो बोल रहा है ये। फेयोल बाबा बोलते हैं क्या कि आपको इक्विटी रखनी चाहिए, अगर नहीं रखे तो आपका हाई लेबर टर्नओवर होगा, और अगर हाई लेबर टर्नओवर होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ में मार्केट में बदनामी भी होती है। अपन देखते हैं ना कि यार आज इस कंपनी ने इतने लोग को ले ऑफ कर दिया, कंपनी से निकाल दिया। अभी कोविड के अंदर कितना सारा न्यूज आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिट करने वाली न्यूज है, इसलिए तो न्यूज में आती है। सुना है ना अपन, अभी कोविड में कितने सारे न्यूज आ रहे थे कि ओयो ने अपने 300 एम्प्लॉय से निकाल दिया ड्यू टू कोविड, किसी कंपनी ने अपने और एम्प्लॉय को निकाल दिया, आईटी सेक्टर से एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है। तो ये कितना गंदा इंप्रेशन पड़ता है, सोशली गलत है ना यार ये। पुराना एम्प्लॉय गया, नए एम्प्लॉय को हायर करना है। अब नए एम्प्लॉय को हायर करना है तो जो मेरा एचआर है, एचआर समझ गए, ह्यूमन रिसोर्स वाले, जिनका काम हो सकता था कि वो सैलरी कैलकुलेट करें, पीएफ कैलकुलेट करें, एम्प्लॉयज का ख्याल रखें,
उनका टाइम कहां चले गया? नए एम्प्लॉयज को हायर करने में। तो अगर मेरा कोई भी रिसोर्स, एम्प्लॉयज आर माय रिसोर्स, मेरा कोई भी रिसोर्स अगर किसी ऐसी जगह पर लग रहा है जो कि वेस्ट ऑफ रिसोर्स एक बार का, क्योंकि अगर लेबर नहीं जाते तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह काम आते हैं, अभी वो रिक्रूटमेंट में काम आ रहा है, उसके अलावा फॉर्म्स भरना, ठीक है, उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज में दिया अपन ने, कॉस्ट तो बढ़ेगा ही ना यार। क्या पता जो नया बंदा है मुझे सेम रेट पे नहीं मिले, जो बंदा छोड़ के गया वो 10,000 पर महीना काम कर रहा था, जो नया बंदा आया वो बोले सर मैं तो 15,000 में काम करूंगा। और जब तक वो गया, जब वो गया उसके बाद में जब दूसरा बंदा नया आया, उसके बीच में मेरा प्रोडक्शन रुक रहा है, मेरे यूनिट्स नहीं बन रहे, लॉस ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो भी तो कंसिडर होगा, वो भी तो कंसिडर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में डेवलप अमंग एम्प्लॉइज ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ बायस और डिस्क्रिमिनेशन। वो दो लोगों में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी कि तेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम प्यार करते हैं, दूं। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये चीज? आगे क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। देखो फियल बाबा क्या बोलते हैं कि पहले तो आप सबसे तरीके से रहो, सबसे तमीज से रहो, बिहेवियर अच्छा रखो, काइंडनेस से रहो। उसके साथ साथ में आप ट्राई करो कि आपकी जो पर्सन्स हैं जो एक जगह काम कर रहे हैं वो स्टेबल रहे। मतलब ये क्या बोलता है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन की प्रोसेस में डाला है तो आप उसको वहां पे स्टेबल रखो। आप उसको अगर बार बार स्विच करोगे, आपने अभी प्रोडक्शन में डाला, उसको 10 दिन हुए नहीं या महीना भर हुआ नहीं, काम करते करते आप निकाल के उसको डाल दोगे मार्केटिंग में, उससे क्या होगा समझना। अपन ने किसी को प्रोडक्शन में डाला, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, उसने काम करना सीखा ही था, उसने काम करना सीखा ही था। असली आउटपुट तो मुझे अब मिलने वाला था उस आदमी से। अपन ऐसे करते ना यार, अपने पास में कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसको महीना भर सिखाते हैं, अपन महीना भर सिखाते हैं, उसके बाद उसका स्पेशलाइजेशन आता है उस पॉइंट के बाद में, एक पॉइंट के बाद में उसका स्पेशलाइजेशन आता है। तो फेयर बाबा बोलते हैं कि तुम यार बार बार किसी भी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह स्विच मत करो, तुम स्टेबल रखो पर्सनल को। क्यों? अगर तुम किसी भी एम्प्लॉय को, पर्सन को स्टेबल रखोगे एक जगह पे तो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो बंदा सेम काम कर करके उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा। तो फेयर बाबा चाहते क्या है? एक्सपर्टाइज। फेयर बाबा चाहते क्या है? तुम्हारा जो गोल है, जो एम है, वो तुम्हें मिल जाए। क्या होता है ना, अगर मैं तुम्हारे को, जैसे अपन ने एक ड्राइंग बनाई थी माउंटेन की, अपन माइट भी फर्स्ट टाइम बनाएंगे, उसको टाइम लगेगा, लगे सर हमसे हौले बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, रिवर बनाई, घर वर बनाई, उसमें 5 मिनट लग गए। मैं तुमसे रोज रोज सेम काम कराऊंगा तो तुम आंखें बंद करके बता दो सर ये रहा पहाड़, ये रहा सूरज, ये रही पानी, सब रेडी है, बराबर है। वो कैसे होगा? वो एक्सपर्टाइज से होगा, वो स्पेशलाइजेशन से होगा। और मैं तुम्हें बोलूं एक दिन तुम बनाओ पहाड़, अगले दिन बनाओ एप्पल, तीसरे दिन बनाओ मोबाइल फोन, चौथे दिन बनाओ घर, तो तुम किसी में स्पेशलाइज नहीं हुए, तुम एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज नहीं हुए, तुम डिफरेंट काम कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज नहीं हो पा रहे हो। तो एट द एंड जो मेरा गोल है वो अचीव होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, एफिशिएंसी मेरी कम हो जाएगी कंपनी की। क्यों? क्योंकि मैं बार बार स्विच कर रहा हूं लोगों को, स्विच करने से मेरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी ना यार। क्योंकि अगर कोई बंदा एक यूनिट को 10 मिनट में बना रहा है, तो चांसेस है जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा 1-2 महीने बाद वो सेम यूनिट वो 10 मिनट की जगह पे 2 मिनट में या 5 मिनट बना दे। इसको अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में लर्निंग कर्व भी बोलते हैं, कि हर एक एम्प्लॉय कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है। और अगर वो आज किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 मिनट ले रहा है, तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 1 महीने बाद उस सेम प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 मिनट से कम टाइम लेगा, बराबर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का लाने का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप अपने एम्प्लॉय को स्टेबल रखो, ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल मिले, ताकि वो बंदा उस चीज में एक्सपर्ट हो जाए और आपकी कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, पढ़ते हैं। सजेस्ट क्या करता है? एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। एम्प्लॉय टर्नओवर अगर मिनिमाइज हुआ, मतलब मैं रिक्रूट ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मेरे एम्प्लॉय टर्नओवर कम ही है, एम्प्लॉय जो थे वही के वही है, नए एम्प्लॉयज नहीं ला रहा हूं, और ये अच्छी बात ही तो है यार कंपनी के अंदर, बराबर। टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, since the cost of recruitment selection is high, person should be selected and appointed after due and rigorous procedure. Moreover, after placement they should be kept at their post for a minimum fixed tenure so that they get time
टू प्रूव देयर पोटेंशियल्स। समझ में आया चीज? इजी, अंग्रेजी समझ में आ रही है ना? ठीक है। एनी एडोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट instability, insecurity among employees. They would tend to leave the organization. ठीक है, क्योंकि बोलेगा यार बाबा स्विच कर रहे हो, एक काम में मुझे डेवलप होने दे नहीं रहे हो, एक्सपर्ट होने दे नहीं रहे हो, तो एक काम करता हूं मैं स्विच कर लेता हूं। अगर अपन ये चीज फॉलो नहीं करी, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, जॉब सेटिस्फाई नहीं होगा वर्कर, हाई टर्नओवर, हाई लेबर टर्नओवर होगा ना, सॉरी, गोल्स लेट अचीव होंगे। ठीक है, यही है, गोल्स में नॉट बी अकम्प्लिश प्रॉपरली, हाई लेबर टर्नओवर, डिससेटिस्फैक्शन रखेगा, क्योंकि अगर तुम बार बार किसी भी एम्प्लॉय का जॉब चेंज कर रहे हो तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया एक जॉब के अंदर। और क्या है? हाई एक्सपेंस ऑन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इजी इजी है, नए एम्प्लॉयज भी नहीं आएंगे, इमेज खराब हो जाएगी बात। बट इसको लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना यार। ये देखो, ये कॉन्सिक्वेंसेस एकदम सही है, बहुत सही है, बट ये क्या है ना, ये डायरेक्टली इस चीज से कनेक्ट हो रहे हैं, ये डायरेक्टली अपना जो पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। दिमाग में हजार चीजें बोलना जरूर अपन को, सही कर रहे हो, बोलो बोलो, अच्छी बात है। क्या बढ़ रही है? हाँ, स्किल बढ़ रही है। ये किस में आएगा? ये इसमें आएगा कि अगर आपने एप्लीकेशन किया तो क्या हुआ। सही बोल रहा हूं, ये तो इजी है कि अगर अपन ने स्टेबिलिटी रखी पर्सनल की तो क्या क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी सर, टर्नओवर कम होगा सर, स्किल्स बढ़ेगी सर, स्किल्स बढ़ने के बाद में मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा सर, सब चीजें ये कहां गई? अपनी आ गई। इसको इंटरप्रेट करना इजी है, तुम सब कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन था इसका गेम, जो अपन सबके सब बिना पढ़े ही सही बोल रहे हैं। ठीक है, बराबर, आगे बढ़ता। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब मोटिवेट करना, इनिशिएट करना काम का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने नोटिस किया होगा, क्या बोलते हैं यार कि लीडर सबसे आगे रहना चाहिए, उसको काम साथ में करना चाहिए और इनिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, अपने मैनेजमेंट को कि चलो तुम ऐसा काम करो। लगान मूवी देखी है, बहुत फेमस मूवी लगान मूवी देखी है। उसमें वो करता क्या है, वो आगे जाके भिड़ के आ जाता है और बोलता है कि हमारे को मैच खेलना है तो तुम लगान माफ करो। खुद आगे वो टीम बनाता है, मोटिवेट करता है। उसका ना लास्ट सीन, भाग कचरा भाग, ये आखिरी दौड़ हम तुमको लेनी ही पड़ेगी, ये याद है सीन? बहुत फेमस सीन था ये तो। ठीक है, ये आखिरी दौड़ तुमको लेनी ही पड़ेगी कचरा, ये वही वाला गेम है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं या जो भी मैनेज कर रहा होता है, फ्योल बाबा बोलते हैं कि आप जो भी ऊपर बैठ के मैनेज कर रहे हो वो सेल्फ मोटिवेशन से मैनेज करो, उनको सेल्फ मोटिवेशन दो, आप उन सबको बहुत ज्यादा मोटिवेट करो, उन सबको रेम्युनरेशन बराबर दो। समझ गए? यही बोलता है क्या? इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू फेयोल, द वर्कर्स शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। टाइम देना चाहिए वर्कर को कि तुम करो, तुम अपना काम तुम्हारे अकॉर्डिंग करो, क्रिएटिविटी लाओ। देखो, पहले जमाने में बिजनेस ऐसा चलता था क्या कि जो बोला है वो काम करो और आगे बढ़ो। बट अभी के टाइम पे ना बहुत ज्यादा वैल्यू है किस पे? क्रिएटिविटी पे। बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएटिविटी। आजकल कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं चाहता है कि यार ये काम बोला ये काम करो और फ्री कर। ये क्या? ये मैकेनिकल वर्क कहलाता है, जो काम बोला वैसा काम हो गया। बट आजकल कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी मैनेजर अपने बिजनेस के अंदर कैसा बंदा चाहता है? जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, जिसका दिमाग उसको चेंज करने में भी बहुत ज्यादा तेज चलता हो। एक काम को करने के 4 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। अगर मैं कान इसको यहां से पकड़ू या यहां से पकड़ू, बात तो वही है, कान पकड़ तो कान ही रहा हूं मैं, मेरा बराबर है, बट तरीके का फर्क होता है, क्रिएटिविटी का फर्क होता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? आप एम्प्लॉय को अपना खुद का टाइम तो करने के लिए तुम उसको बस गोल बताओ कि हमें एक गोल चाहिए, तू बता कैसे करना चाहिए। ठीक है, उसको सेल्फ मोटिवेशन दो कि तेरे में ताकत है, कचरा तू कर सकता है, ये काम तू करेगा, बराबर है। और क्या? द मैनेजमेंट शुड इनकरेज इनिशिएटिव अमंग देयर एम्प्लॉइज, बट एट द सेम टाइम they should ensure that in the pursuit of being different, the employees do not create an adverse impact on the well-being of the organization. मतलब अगर तुम उनको बोल रहे हो कि अपने आप में काम करो,
तो ऐसा नहीं कि इसका एडवर्स इंपैक्ट आ जाए, एडवर्स मतलब नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए। हो सकता है ना मैं सामने वाले को बोल रहा हूं तेरा क्रिएटिविटी लगा और काम कर दे, और वो गलत काम कर दे, पॉसिबल है ना, ठीक है। A well administration suggestion system should be adopted in the organization so that employees may be suitably awarded. उसको मोटिवेट कैसे करोगे आप, सही से उसको अवॉर्ड करके, उसके सजेशंस को इंप्लीमेंट करके। अगर अपन किसी भी एम्प्लॉय का सजेशन लेंगे कोई काम करने से पहले, उसको कैसा फील होगा कि यार मेरा सजेशन लिया, मेरा सजेशन यूज कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, एक काम करते हैं और ताकत से काम करते हैं और बेटर सजेशंस देता है। क्लियर हुई चीज। बोनस भी सकते हैं, बोनस ये तो हुआ अपना अवार्ड। अवार्ड मतलब किसी भी तरह से अवार्ड करो, भले तुम फाइनेंशियली अवार्ड करो या तुम उसको बोलो कि एक काम कर ये ले मूवी टिकट, मूवी देख के आ जा, ये भी अवार्ड ही हुआ ना, ठीक है। फोन नहीं, इनिशिएटिव का अगर फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, क्या कॉन्फिडेंस डीमोटिवेट फील करेंगे। आपका मुझे वापस समझाओ ना एक बार। अपन जो कंपटीशन चल रहा है उससे पीछे हो जाएंगे, बराबर है, बराबर है। और कुछ, और कुछ कोई नहीं, देखते हैं। कस्टमर ने गोल अचीव नहीं होगा, सेल नहीं होगा, गोल अचीव नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल में नॉट बी अकम्प्लिश प्रॉपरली। हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर में नॉट डेवलप। ऑब्वियसली ना, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, उसको लगा कैसा आदमी है, मोटिवेट नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, तरीके से नहीं रहता है। अब प्यार तो क्या तरीके से नहीं रहता है, ठीक है। में लीड टू हाई टर्नओवर। जहां पे एम्प्लॉयज की बात आ गई, जहां पे एम्प्लॉयज खुश नहीं है वहां पे हाई टर्नओवर लिख देने का, आंखें बंद करके। समझो, तरीके बता रहा हूं तुम्हारे को एग्जाम के अंदर कैसे बीट करना है अपन को। एग्जाम में कहीं पे भी एम्प्लॉयज अगर खुश नहीं हो रहे हैं तो हाई टर्नओवर तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ में रिलेशन खराब होंगे ही होंगे। जब भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बाद में कोई बात हुई तो हाई टर्नओवर होगा और अपने रिलेशन खराब होंगे, साथ साथ में गोल अचीव नहीं होगा। ये तीन चीजें तो दिमाग में डाल दो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कुछ भी पंगा हुआ, ठीक है। आखिरी क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। इसके साथ में अपन जब अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो आपके लिए लाइन लिख सकते हैं कि कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, क्रिएटिविटी नहीं हुई, आज का जमाना क्रिएटिविटी के ऊपर है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ता, स्पिरिट द कॉप्स। मतलब इसका मतलब यह है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम के साथ काम करना पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि मैं अकेला ही राजा, आप बोलो कि आप सबको साथ में लेकर टीम बनाकर कोई भी गोल अचीव करोगे। सिंपल है, मतलब टीम बनाना, टीम बनाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयोल, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज। सब एम्प्लॉइज को साथ में लेकर आगे बढ़ो, हार्मनी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। एक टीम स्पिरिट रखो अपने एम्प्लॉइज के अंदर, ठीक है। और क्या, अब मैनेजर शुड रिप्लेस टी विथ वी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई है, सॉरी, ये टी नहीं आई है। ये क्या बोलता है कि आप ऐसे मत करो, अगर आपने कोई गोल अचीव किया है तो अब ऐसा मत बोलो कि मैंने किया है, आप क्या बोलो पूरी टीम ने किया है। अपन ने कभी ऐसा T20 में जब इंडिया जीतती है तब देखा है, धोनी हमेशा साइड में खड़ा होता है, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, और पूरी टीम को साथ में खड़ा करता है। ये क्या है, ये दिखा रहा है कि मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया है, मैं अगर कैप्टन हूं अच्छी बात है, मेरी पूरी टीम है, हम सबने मिलकर काम किया है, पूरी टीम ने मिलकर मेहनत करी है। हम लोग आई नहीं है। धोनी डजंट से कि आई एम द पर्सन बिकॉज ऑफ विच द गोल इज अचीव्ड। वो ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है वी टीम वी अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, ठीक है। आई को हटाओ और वी को लाओ इन ऑल ऑफ हिज कॉन्वर्सेशंस विथ वर्कर्स सो एज टू प्रमोट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड टीम वर्क। जैसे कैसा हुआ, अपन ने गोल बनाया था कि अपन इस साल 1 लाख यूनिट बनाएंगे। तो जब 1 लाख यूनिट बन गए तो तुम वर्कर्स के सामने एक टेबल पे खड़े हो और चिल्लाओ, ये हम सब ने मिलकर काम किया है, ये मैंने या तुमने किसी ने अकेले ने काम नहीं किया, ये अपन सब पूरी टीम है, फैमिली है। मिर्जापुर देखा है, सबको फैमिली क्यों बनाता है वो, उसको पता है टीम बनाकर चलेंगे तो 2-4 को टपकाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बराबर है। और क्या, दिस अप्रोच वी विल गिव राइज टू अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग्स अमंग टीम मेंबर्स। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एन एनवायरमेंट ऑफ cohesiveness is created
विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, मतलब सबको साथ लेके चलने का, कोहेसिवनेस मतलब ऐसा कोजी कोजी वाला एनवायरनमेंट लेके चलने का। और क्या, इन द एब्सेंस ऑफ टीम स्पिरिट हार्मनी इट वुड बी डिफिकल्ट टू रियलाइज डिजायर्ड गोल्स, गोल्स अचीव नहीं होंगे, स्पेशली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ऑन अ लार्जर स्केल। This practice will instill a feeling of mutual trust and belongingness among the employees. As a result, they would motivated to contribute wholeheartedly towards the achievement of desired goals. The need to impose penalties will be minimized. अगर आप पूरी टीम को साथ में लेकर चल रहे हो, पूरी टीम को साथ में लेकर चल रहे हो, तो हर एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा, बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा कि यार अगर हम लोग कोई गोल अचीव कर रहे हैं तो सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। उनकी मेंटेलिटी में डालो। फेयोल बाबा क्या बोलते हैं कि तुम्हें उनको सिर्फ बताना नहीं है, उनके भेजे में डालना है, फिट करने का है कि बॉस हम अकेले नहीं है, हम पूरी टीम है, हम पूरी फैमिली है, फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, बराबर है। चलो अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर अपन ने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं किया कि हम टीम है, हम टीम की तरह काम करेंगे, बेस्ट नहीं देंगे, अपन इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसे को अपना जो स्टेटमेंट यूज किया ना उन सब में से यूज करो। हाईली मोटिवेटेड, क्या मतलब हाईली डिमोटिवेटेड, बराबर, हाईली डिमोटिवेटेड, वेरी गुड। एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वंडरफुल। क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, क्रिएटिविटी। कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, सबने घमंड में जिएंगे, ये लिखेंगे अपन पक्का। गोल अचीव नहीं होगा, रिलेशनशिप बिटवीन, देखो क्या वहां पे सेम चीज, रिलेशनशिप खराब हुए, टर्नओवर खराब हुआ, गोल्स अचीव नहीं हुए। जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोई भी कांड हुआ है, कोई भी कांड हुआ है, तो ये तीन चीजें तो आएगी ही आएगी। बाकी घमंड वमंड वाली बात भी लिख देना नहीं मत लिखना, मजाक कर रहा हूं मैं, रिकॉर्ड हो रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स में एडवर्सली अफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका बनाया मैंने, क्या, सोडा इज कर्स्ड, सोडा पीना एक कर्स्ड, कर्स्ड समझ में आता ना, शराब 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 शराब, अरे हाँ हाँ, सोडा सोडा वैसे भी हो भी नहीं सकती हो जो तुम बोल रहे हो। सोडा इज कर्स्ड, कर्स्ड के अंदर यू के अंदर डबल है और ई के अंदर डबल है, बस। सोडा इज कर्स्ड को एस मतलब सबऑर्डिनेट, ओ मतलब ऑर्डर, ठीक है, सबऑर्डिनेट, ऑर्डर, डिवीजन, अथॉरिटी। इसका क्या हुआ, इनिशिएटिवनेस, स्केलर चेन। और कर्स्ड के अंदर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यू दो बार है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर रेम्यूनरेशन, स्टेबिलिटी, ई दो बार है, स्पिरिट दे कॉर्प, और इक्विटी लास्ट अपना डिसिप्लिन। क्लियर है, चाहिए ये चीज कॉपी कर लो, मैं नोट्स दे दूंगा, मैं नोट्स दे दूंगा, एक काम करो, कोई बात नहीं, नोट्स तो पास करना ही है मुझे, ठीक है, समझ में आया ना ये चीज। अब आया अपना सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों चाहिए किसी बिजनेस में, इंपॉर्टेंस क्या है यार, सोचो। फेयोल बाबा ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब गाइडलाइंस मैनेजमेंट के, बिजनेस के अंदर वो गाइडलाइंस जरूरी क्यों है। अब थोड़ा वेग तरीके से सोचना है, मैनेजर के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही हुआ, क्यों यार, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, ये बनाए क्यों, ये गाइडलाइंस बनाई क्यों है, ताकि मैनेजर डिसीजन मेक करने में इन सबको यूज कर सके और अपने गोल अचीव कर सके, बराबर है। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, रेम्यूनरेशन वाले और ये सब, ये ऑर्डर में चीज रखने के लिए, ये सब क्या है, ये एक यूजफुल इंसाइट है, किसके लिए, अपने मैनेजर के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, क्या, ये मैनेजर्स को एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है। मतलब ये अपन ने कोई गोल सोचा कि फ्यूचर में ये चीज अचीव करनी है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, इन सबके थ्रू आप वो चीज अचीव कर सकते हो। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये काम किसको आएंगे, ये मैनेजर को काम आएंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैनेजर को काम आएंगे। अगला क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तुमने बोला था क्या कि अपन ने ऊपर बहुत सारे देखे जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बता रखा है, बराबर है। तो ये क्या बोलता है कि वो जो गाइडलाइन दे रखी है ना, उससे अगर आप फॉलो करोगे
अगर आप डिसिप्लिन से काम कराओगे, आप टीम की तरह आगे बढ़ोगे, आप बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दोगे, तो उससे होगा क्या, आपका जो रिसोर्स है ना वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा। जो बंदा 10 यूनिट बना सकता था, आपने उसको इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि वो 10 की जगह में 20 यूनिट बना रहा है। तो मेरे लिए तो वो रिसोर्स है ना यार, एक एम्प्लॉय मेरे लिए रिसोर्स है। तो वो एम्प्लॉय अगर इतना ज्यादा काम कर रहा है, मेरे बिजनेस के लिए फायदा ही है ना, बराबर है। और क्या, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चलता है अगर इन सब गाइडलाइंस को फॉलो किया तो। साइंटिफिक डिसीजंस समझना इंपॉर्टेंट है। पहले पहले इन सब अगर ये सब प्रिंसिपल्स नहीं होते, अगर ये सब प्रिंसिपल्स नहीं होते तो क्या होता ना यार, अपन कोई भी डिसीजन सोच के नहीं लेते, क्योंकि आज तक ऐसे कोई प्रिंसिपल बने ही नहीं है। तो क्या होता है ना, अगर मुझे कोई डिसीजंस लेने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, करके देखते हैं, करके देखते हैं, जो होगा देख लेंगे। बट जैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आया, जैसे ही गाइडलाइंस आई, तो मुझे क्या लगा, ओ भाई भाई सुनो सुनो, अपन को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज नहीं करना है, एक साइंटिफिक अप्रोच ढूंढनी है। खड़े होते हैं और समझते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा। ओ इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये साइंटिफिक तरीका हुआ। ये क्या है, अपन खड़े होकर सोच रहे हैं, साइंटिफिक तरीका इसको यूज करने का। अपना जो आगे टेलर के प्रिंसिपल्स है वो इसी पे बेस्ड है कि खड़े होके पहले सोचो कि ये काम करवाना है तो कैसे करना है। अगर वो समझ में आया कि ये काम कैसे करना है, फिर तुमको डिसीजंस ले रहे हो, वो क्या कहलाता है, अपने साइंटिफिक डिसीजंस कहलाता है। क्लियर हुआ ये चीज? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस लेने में, डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, बट कैसे, साइंटिफिक तरीके वाले, हिट एंड ट्रायल वाले नहीं, तरीके वाले। ठीक है, आगे क्या है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अपन को पता है बिजनेस जो है बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, डायनेमिक है, इतना ज्यादा डायनेमिक है, इतना ज्यादा डायनेमिक है कि आज अगर कोविड आ गया और मुझे मेरे पूरे बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, तो मुझे मेरा मैनेजमेंट को भी उस तरीके से एडॉप्ट करवाना पड़ेगा उस बिजनेस के अंदर, बराबर है। तो ये क्या है, ये कुछ गाइडलाइंस मिली मुझे, क्या कि आप रेम्यूनरेशन फेयर दो, तब जाके वो काम कर पाएगा उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। टीम की तरह काम करो, तब जाके वो गोल अचीव हो पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर दो, तब जाके चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो काम करेगा, बराबर है। एनवायरनमेंट चेंज होना मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। इंटरनेट आया, पहले इंटरनेट नहीं था, तब काम बहुत मैन्युअली चलता था। इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आने के बाद में आपने एक ही बंदे को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना स्टार्ट कर दी, क्या कि अब तेरे को जब ऑर्डर आएगा ना, तब तेरे को अपना इन्वेंट्री भी ब्लॉक करना है ऑनलाइन जाकर। पहले क्या काम था, सिर्फ ऑर्डर आया तो ऑर्डर ले, आगे काम कर। सब कुछ चीजें ऑनलाइन होने के बाद में आपको आपका इन्वेंट्री मैनेज करना पड़ेगा ना ऑनलाइन तरीके से। तो वो क्या बोला कि अब आपको ऑनलाइन जाकर अपना इन्वेंट्री भी मैनेज करना है। ये क्या हुआ, मेरा बिजनेस डायनामिक है, मेरा बिजनेस चेंज हुआ, तो उसने क्या बोला, अब रेम्यूनरेशन बराबर दो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दो कि वो उस अथॉरिटी के साथ में काम कर सके। तो ये सब क्या है, ये सब प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस के अंदर चेंजिंग एनवायरनमेंट आए तो आप वो गोल अचीव कर सको। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो प्रिंसिपल्स बोलते हैं क्या कि आप टीम में लेके चलो, मोटिवेशन करो, मोटिवेशन दो एम्प्लॉइज को, रेम्यूनरेशन दो, तो ये है क्या, ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे मेरे एम्प्लॉइज को खुश रखना चाहिए। एम्प्लॉइज को देखो, एक पैसा देकर काम करवाना मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो गया, बट मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव द सेम टाइम, कितने सारे प्रिंसिपल ऐसा बोलते हैं ना कि तुम मोटिवेट करो, सेल्फ मोटिवेशन दो, खुश रखो, रेम्यूनरेशन बराबर दो, जितना तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतनी तुम अथॉरिटी दो। ये सब क्या है, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के तरीके हैं। ठीक है, और क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर किसी का मन हुआ कि सर 12th कंप्लीट करके हमें करना है बीबीए या एमबीए की तैयारी करनी, कैट वैट क्रैक करने के बाद में, उन सब के अंदर भी अपने जो प्रिंसिपल्स है ना, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। खुदा करे, भगवान करे, तुम ये सब पढ़ने के बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी में कोई सीईओ या कोई सब बड़े मैनेजमेंट लेवल पे हेड बन जाओ। जब तुम वहां वो हेड भी बन जाओगे ना, तब भी तुम्हारे को ये जो 14 प्रिंसिपल्स है ना, ये काम आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह पे है। ऑर्गेनाइजेशन कितना ही बड़ा हो, कैसा भी हो, मैनेजमेंट तो चाहिए, और मैनेजमेंट चाहिए, उसकी गाइडलाइंस चाहिए ही चाहिए, बराबर है। तो वो यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, सबके अंदर ये 14 प्रिंसिपल्स काम आते हैं, सिग्निफिकेंस है, यूज आते हैं, इंपॉर्टेंस है। क्लियर हुआ, खत्म, याद हो तो खत्म हो गया अपना। अब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे अपन।
कंटिन्यू करें अपन, ठीक है। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट, यार कौन था अपना, जो आप ही थे ना, जो अपन बहुत दूर से आते हैं। हाँ हाँ, सॉरी आपका नाम, सॉरी। युवराज, युवराज यार, युवराज, युवराज। तो क्या हुआ ना युवराज, जब युवराज चंद्रवदय नगर से इंस्टीट्यूट आ रहे थे, तो युवराज ने कुछ नहीं सुना था मैनेजमेंट के बारे में। तो युवराज क्या किया, युवराज बाहर निकले और सोचा कि यार जो मिलेगा चढ़ जाएंगे और इंस्टीट्यूट पहुंच जाएंगे। 4 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना था, युवराज घर से 3 बजे निकल गए। सोचा क्या लिफ्ट मांगूंगा, पैदल चलूंगा, जो भी कर कुरा के रिंग रोंगा के अपन को तो इंस्टीट्यूट पहुंचना है ही। तो युवराज घर से बाहर निकले, कुछ प्लान नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अप्रोच नहीं। बाहर निकले, ऐसा हाथ करना शुरू किया, एक बस आई, फ्लागे छोड़ दी, बोला हम तो ये तो उतारेंगे, युवराज उतर गए। एक ट्रैक्टर आया, युवराज उस पर चढ़ गया। ट्रैक्टर थोड़ा आगे से घुमा के, नसीराबाद से घुमा के फिर लेकर आया। युवराज बोले अपन को तो पहुंचना है, टाइम बहुत है, नसीराबाद से घूम के भी आ गए तो आधे घंटे में अपन अपने स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। तो युवराज नसीराबाद भी घूम के आ गया। वो घूम फिर के जब पहुंचा इंस्टीट्यूट, तो ऐसा हो गया कि यार ये क्या हो गया सर मेरे साथ में। ये क्या हुआ ना, ये अपना हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। अपन को इंस्टीट्यूट पहुंचना है, ये अपना गोल है। यहां तक पहुंचने के लिए अपन को खुद का प्रोसेस, चीजें मैनेज करनी है। तो मैनेज करने के 2 तरीके हुए, एक क्या अपन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर ले और जैसा चाहेंगे पहुंच जाएंगे, और दूसरा क्या है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड मतलब क्या बोलता है कि युवराज घर पे खोला उसने गूगल मैप, देखा कि यार यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस है, मैं बाहर जाऊंगा, एक काम करता हूं ओला बुक करता हूं यहां से यहां तक, फिर यहां से एक ऑटो पकड़ लूंगा इस सिंपल रूट से जहां पे ट्रैफिक भी नहीं है, मेरा चार्जेस भी कम लगेंगे और मैं मेरे गोल तक पहुंच जाऊंगा। ये क्या कर रहा है, ये युवराज कर क्या रहा है, ये युवराज साइंटिफिक मैनेजमेंट कर रहा है। युवराज पहले खड़े होकर देख रहा है कि ये काम कैसे करना चाहिए, अच्छा इस तरीके से करना चाहिए तो मैं ऐसे करता हूं, उससे क्या होगा मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब युवराज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, युवराज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, युवराज का गोल बहुत अच्छी तरह अचीव होगा। युवराज को जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम टाइम में वो वहां पहुंच जाएगा, उससे कम एफर्ट्स में वो वहां पहुंच जाएगा। तो क्या हुआ ना, अपने टेलर बाबा को रियलाइज हुआ कि यार फेयोल ने तो कोई भयंकर प्रिंसिपल्स निकाले हैं, बट ये प्रिंसिपल्स एक अजीब सी गाइडलाइन है जिसको इस्तेमाल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये बहुत ज्यादा वेग हो जाएंगे। बहुत वेग मतलब बहुत वेग समझते हैं अपन की, मतलब बहुत ज्यादा उसका एरिया है, ऐसा है। तो अपन एक काम करते हैं, टेलर ने अपने काम करते हैं, फेयोल ने निकाले हैं गाइडलाइंस, अपन निकालेंगे टेक्निक्स। अपन प्रिंसिपल तो निकालेंगे, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल तो बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ में हम तुम्हें एक गाइडलाइन देंगे, हम तुम्हें एक टेक्निक देंगे, जिस टेक्निक से तुम यहां खड़े होकर सोचोगे क्या कि अगर ये अपन को गोल अचीव करना है तो किस किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस किस चीज के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, थोड़ा सुना होगा थोड़ा, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स है। तो टेलर बाबा क्या बोलते हैं कि ये सब टेक्निक्स हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तो ये सब टेक्निक्स तुम समझने के बाद खड़े होके सोच पाओगे कि मुझे अगर वो गोल अचीव करना है तो क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अबे टेलर बाबा के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई क्या कि वो इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन से आया है, उसने सब चीजें इजाद करी है। वो एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का उसने 300% प्रॉफिट बढ़ाया, इससे इन सब तरीकों से, इन सब साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच से। तो कैसा है ना यार, ये जो टेलर बाबा है ना, ये ग्राउंड से खड़े हुए थे। सबसे पहले वो वर्कर थे, वर्कर बनने के बाद वो मैनेजमेंट लेवल पे है, उसके बाद वो और टॉप लेवल पे है, तो उन्होंने स्टार्टिंग से मतलब नीचे से ऊपर तक की जर्नी देखी हुई थी। तो उनमें तो दिमाग था कि अपन ने पूरी जर्नी देखी हुई है, तो अपन एक प्रिंसिपल बना सकते हैं, एक टेक्निक्स बना सकते हैं जिससे मैनेजमेंट वर्कर से काम कराएगा। ठीक है, बराबर है। अब एक जो उनके बारे में है, अपने एग्जाम में आएगा नहीं, कोई रिलेवेंट नहीं था पढ़ना, तुम्हें चाहिए इंटरेस्ट के लिए पढ़ लेना। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या समझना एक बार। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing exactly what you want meant to do and seeing that they do it in a best and cheapest way। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये,
बेस्ट और चीपेस्ट वे में। युवराज का एम क्या था कि यार मैं चीपेस्ट, कम से कम पैसे में इंस्टीट्यूट पहुंचाऊं और कंफर्टेबल बेस्ट वे में पहुंच जाऊं। हाँ, चाइना तो गुड एग्जांपल। चाइना क्या करता है, चीपेस्ट तरीके से और बेस्ट ट्राई करता है कि बेस्ट से बेस्ट काम बने। बट ये अपना कंट्री का एग्जांपल हो गया। अगर अपन बिजनेस के एग्जांपल मिले तो ये क्या बोल रहा है, आप चाहते क्या हो कि आपका एम्प्लॉय, आपका मैन इस तरीके से काम करे कि आपको रिजल्ट बेस्ट मिले। अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो कुछ बना रहा है, तो आप क्या चाहते हो कि वो जो चीज बना रहा है वो सस्ते में बने और क्वालिटी भी सेक्रीफाइस नहीं हो और बेस्ट तरीके से बने। बराबर है। तो उसका इसने कुछ तरीका बताया। सबसे पहले इसका अपन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये क्या बोलता है, समझना मेरी बात। ये एक चीज बोलता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीके की साइंस है। देखो समझना, नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज होगा। साइंस कैसे बनी है, एक्सपेरिमेंट से बनी है, और एक्सपेरिमेंट से बनने के बाद में एक रिजिड चीज है। ठीक है, मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, बट मैनेजमेंट आप ऐसे मत परफॉर्म करो कि यार जो होगा देख लेंगे, ये गाइडलाइन दी हुई है, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और होगा जो देख लेंगे, ऐसा नहीं। आप खड़े रहो, साइंस की तरफ साइंटिफिक डिसीजन लो। अब खड़े रहो, पहले सोचो कि यार मैं मैप देखता हूं, यहां से ऐसा पहुंचूंगा, चीपेस्ट वे है, बेस्ट वे है, उसको फिर अपनाओ। बराबर है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी यही है। ये क्या बोलता है कि टेलर बिलीव करता है कि हर एक काम को करने का कोई ना कोई बेस्ट तरीका है। एक आदमी के दिमाग में एक काम को करने के 50 तरीके हो सकते हैं। बड़ी बात नहीं है। मैंने भी, जब मैं बॉम्बे में था, मैं ऑडिट करता था, तो मेरे जो सीनियर थे वो मुझे काम दिया। अब वो मुझे बोलते थे कि इस तरीके से करो, बट मुझे लगता था कि नहीं, इसको करने का तरीका ये नहीं, ये है। तो मैं क्या करता था कि मैं पहले इसको इन्फॉर्म कर देता था कि बॉस ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, ज्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंट वे में होगा, चीपेस्ट वे में होगा और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। बराबर है। तो वो भी खुश होता था और मेरा भी काम हो जाता था। बराबर है। तो ये काम कब होता था, ये काम स्टार्ट होने से पहले हो रहा है। काम होने के बाद तो फिर क्या ही काम हुआ। मतलब आप अगर कोई काम करते हो तो पहले सोचो फिर काम करो, काम करने के बाद सोचने का फायदा नहीं होता है। ये मतलब मेथड है, ठीक है। हर एक कोई ना कोई बेस्ट मेथड है जो एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, स्टडी और एनालिसिस से बनेगा। अगला क्या है, द मेथड्स ऑफ डेवलप्ड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड को सब्स्टिट्यूट करके आप पहले सोचो क्या काम करना चाहिए, फिर वो काम करना है। आगे क्या है, द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। अब अपने ये पढ़ेंगे अपन आगे, वर्क स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी। बोलता है ये सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है, ये जो तरीका है ना, ये हर जगह काम आता है। भले आप इस चेयर को बाहर रखने का डिसीजन हो, एक आदमी क्या करेगा, इसको उठा के सर पे लेके भाग जाएगा। दूसरा आदमी करेगा, यार गैप है ना, एक काम कर, आगे से तू उठा, पीछे से मटाओ, और बाहर ले जाता है। सबका अपना तरीका होगा। कोई क्या बोले, एक काम करना है यार, इसको ऐसे खड़ा कर दे और धक्का मार के बाहर निकाल दे। सबका अपना तरीका है, ठीक है। अब तुम्हें एक मस्त एग्जांपल देता हूं जो मैंने रियलिटी में देखा हुआ है। कैसा होता है, अपना ये एक प्रोडक्शन एरिया है, ठीक है। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा। उसमें कैसा हो रहा था कि सपोज एक प्रोडक्ट है, अपन एग्जांपल लेते हैं बॉटल्स का, ठीक है। ड्राइंग गंदी है मेरी, इग्नोर मारना, बॉटल लगी नहीं रही है, ठीक है। बॉटल है, ठीक है, इमेजिन कर लो बॉटल है। अब क्या है ना, इस बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहां से उठाया प्लास्टिक, ये रॉ मटेरियल है, ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक उठाने के बाद में यहां पे जाके उसका मोल्ड हुआ, मोल्ड मतलब उसका शेप दिया उसको, ठीक है। शेप देने के बाद में क्या हुआ ना, ये जो मशीनरी थी, एक मशीनरी यहां लगी हुई है, एक मशीनरी यहां लगी हुई है, यहां एक गेट है, उसके बाद दूसरी मशीनरी यहां लगा दी। तो क्या हुआ, ये जो मोल्ड करने के बाद में वापस यहां पे आई और यहां से ये घूम के फिर अगली मशीनरी के पास में गई। तो यार ये जब प्लानिंग की होगी प्रोडक्शन एरिया को सेट करने की, तो तुम्हें क्या लगता है इसमें इसने साइंटिफिक अप्रोच यूज करी है नहीं करी है? अगर उसने साइंटिफिक अप्रोच में यूज की होती तो वो क्या बोलता कि बॉस लाइन से चलने दो, बार बार ये जो मोशन खराब हो रहा है ना,
इस मोशन का मापन मत करो, सीधी बात है। एक प्रोडक्ट यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहीं से आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीछे आ रहा है तो यहां से लेकर यहां तक का जो मोमेंट है ये वेस्ट हो रहा है। और कहीं पे भी अगर मेरा मोमेंट वेस्ट हो रहा है तो मतलब मेरा स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, मेरे लेबर ज्यादा काम कर रहे हैं बेफालतू में, ज्यादा लेबर काम करेंगे, मेरा टाइम हर एक प्रोडक्ट को बनाने का ज्यादा लग रहा है। बराबर है, बराबर है। तो क्या हुआ ना, ये अपन, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है मैंने, बाकी एक साइंटिफिक अप्रोच से चलना चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अपन ने तो पढ़ा हुआ ये, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस के अंदर आप हार्मनी लाओ, सब एम्प्लॉयज को साथ में लेकर प्यार से रखो यार, काइंडलीनेस से रखो, गुस्सा मत करो उनके ऊपर, प्यार से रखो, टीम बनाओ, सब मिलके आगे बढ़ो, ठीक है। तो हमारे टेलर बाबा यही बोलते हैं, प्रिंसिपल क्या है उसका कि बॉस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी रखो, कोई इंडिविजुअल अकेला अकेला काम नहीं करना चाहिए, सब साथ में मिलके प्यार से काम करो, ठीक है। बोलता क्या है ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू और आर वन एंड द सेम दैट। अच्छा हाँ देखो ये क्या बोलता समझना, ये ऐसा बोलता है एम्प्लॉयज के बिना एम्प्लॉयर कुछ नहीं और एम्प्लॉयर के बिना एम्प्लॉयज कुछ नहीं। तो ये क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। अगर एम्प्लॉय आपको बोलता है कि सर मेरे गांव में मेरी बीवी के पास मुझे मिलने जाने का है, आप उसको छुट्टी दो। और अगर एम्प्लॉयर आप उसको बोलते हो क्या कि बॉस आज अपन को रात को थोड़ा लेट तक काम करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सपोर्ट करो, प्यार से रहो, हार्मनी से रहो, स्ट्राइक्स मत करो, दंगे मत करो। होता है ना कितने बड़ी बड़ी कंपनी में स्ट्राइक्स होते हैं। तो ये क्या टेलर बाबा क्या बोलते हैं कि यार एम्प्लॉयर लोग एम्प्लॉय लोग दोनों तमीज से रहो, उसको तुम बराबर रेम्यूनरेशन दो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, उसको तुम बराबर रेम्यूनरेशन दो और तुम भी रिटर्न में फालतू के स्ट्राइक्स मत करो। जैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अपना जापान के अंदर क्या होता है ना, एम्प्लॉयज जो होता है ना वो क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय अगर अनहैप्पी है अपने एम्प्लॉयर से, वो क्या करता है, वो एक ब्लैक बैच लगा देता है, सुना होगा अपन ने ये, वो ब्लैक बैच लगा के डबल मेहनत से काम करते हैं और ज्यादा आउटपुट निकालते हैं। क्या दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि बॉस वी आर अनहैप्पी बट स्टिल जस्ट लुक एट दिस कि वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर योर कंपनी। समझ रहे हो ये क्या है, ये हार्मनी है। वो बिना स्ट्राइक किए, बिना दंगल किए, बिना दंगे किए अपना काम करवा रहा है, पर तरीके से, प्यार से। तो ये क्या बोलता है टेलर, ये बोलता है कि यार बिजनेस के अंदर आप हार्मनी से रहो, दंगे भंगे मत करो, कोई स्ट्राइक मत करो, और एम्प्लॉयर तू भी भाई बराबर पैसा दे एम्प्लॉय को, हाँ पंगे मत कर। ये क्या बोलता है, ये एक मेंटल रिवोल्यूशन है, एक इसको मेंटल रिवोल्यूशन का काम नाम दिया है। मेंटल रिवोल्यूशन किसके, दोनों के पार्ट पे, मैनेजमेंट के पार्ट पे भी और वर्कर के पार्ट पे भी। ही बिलीव दैट बेस्ट रिजल्ट्स कुड बी क्रिएटेड ओनली फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। बराबर है ना, एक पढ़ा लिखा मैनेजर और एक सामने बैठा हुआ वर्कर जो कि इनोवेटिव हो, इन दोनों की पार्टनरशिप, इन दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी होगी ही ना। क्योंकि मैं जो चाहता हूं क्या मेरा काम हो जाए और वो क्रिएटिविटी के साथ वो काम कर रहा है, तो दोनों का गोल अचीव हो गया, मेरा गोल भी और उसका गोल भी, ठीक है। सिंस ईच साइड नीडेड द अदर, ही एम्फसाइज्ड इंसिस्ट ऑफ एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट a complete harmony should be established between the management and the worker. As a result, the need of workers to go strike या exhibit any other form of discontentment would eliminate it. ठीक है? To achieve this state, he advocates paternalistic style of management is in practice which is followed in Japanese company, जो मैंने बात किया था, ठीक है। ये अपन लास्ट में एग्जांपल भी दिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, कैसा है। अब क्या है ना, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है क्या, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या बोलता है, हार्मनी रखने के बाद में, एक बार तो हार्मनी ला दी, उसके बाद में आप कोऑपरेशन से काम करो ना यार। सिर्फ प्यार लाना, सिर्फ काइंडलीनेस लानी काफी नहीं है, आप प्यार से तो रह ही रहे हो, और कॉर्पोरेट करो, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करो। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, आपको पूरी टीम बन के गोल अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन है इन सब चीजों का। कंप्लीट कोऑपरेशन बोलता है वो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। कंपटीशन देखो क्या होता है ना, अपन ने काफी बार नोटिस किया होगा कि कंपनी के अंदर खुद ही लोगों में एक दूसरे में कंपटीशन चलता रहता है कि मैंने बेटर काम किया, मेरे पास में ज्यादा सैलरी, तेरे पास में कम सैलरी। तो वो क्या, अभी टेलर क्या बोलता है,
तुम मैनेजमेंट को इस तरीके से ऑपरेट कराओ, इस तरीके से काम कराओ, क्या कि उनके अंदर कॉपरेशन हो, कंपटीशन की भावना नहीं हो। तुम यार एक दूसरे में मत लड़ो, तुम बाहर सामने वाले से लड़ो। जैसे चक दे इंडिया के अंदर लास्ट वाले में एक गोल तू मारेगी मैं मारूंगा, उसमें लड़ाई चल रही थी, तो एंड में शाहरुख खान ने क्या बोला कि यार खुद में मत लड़ो, तू उसको पास करेगी ही तभी वो गोल करेगी और तभी अपन जीत पाएंगे, और तभी जीते थे। बराबर है। कंपटीशन रिप्लेस होना चाहिए। वर्कर शुड अवॉइड गेटिंग ऑन स्ट्राइक, सेम चीज है क्योंकि इसी का एक्सटेंशन नहीं है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको इक्वल काम बांटो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल दो। और क्या, रिवॉर्ड वर्कर को रिवॉर्ड दो, रिजल्ट इन स्टेबलाइज रिडक्शन इन, देखो सुनो ये क्या चीज बोल रहा है कि तुम वर्कर को रिवॉर्ड दोगे, रिटर्न में वर्कर क्या करेगा, तुम्हारे लिए कॉस्ट कम करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। वही होता है ना यार, कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं, तू मेरे लिए कुछ कर, ये सिस्टम चलता है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम चलाओ पूरी इंडस्ट्री के अंदर। अब क्या बचा, एक लास्ट बचा ये वाला, इसको अपन कंप्लीट करके राशि क्लॉज ऑफ करता है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर बाबा क्या बोलते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो बोलता है कि बॉस आप हार्मनी लेकर आए अच्छी बात है, आप कॉर्पोरेशन लेकर आए अच्छी बात है, उसके साथ साथ में ये फोकस करो कि आपके एम्प्लॉइज का ग्रोथ हो, का पर्सनल ग्रोथ हो, आपके हर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, टेलर एक्नॉलेज दैट द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी कुड बी प्रमोटेड ओनली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। सेम मुद्दा यार कि वर्कर खुश तो आप खुश, वर्कर को आप खुश करोगे तो आपके लिए कॉस्ट कम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कस्टमर खुश करेगा। आगे क्या है, ही वॉज ऑफ द व्यू दैट कंसर्न ऑफ साइंटिफिक अप्रोचेस एंड एफिशिएंसी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन। आप जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो ना, उस टाइम पे जिस काम के लिए आपको जो एम्प्लॉय चाहिए उसको बराबर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में उसको सेम तरीके वाला काम एम्प्लॉय करो। अगर आप किसी सीए वाले को बोलोगे कि बाहर खड़ा होकर चौकीदारी कर, 10 लाख रुपए दूंगा, वो पैसे ले लेगा पर वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लायक काम नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन भी काम खराब हो रहा है। बराबर है, बराबर है। तो ये क्या बोलता है कि आप हर एक बंदे की एफिशिएंसी बढ़ाओ, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ। ठीक है, वर्क असाइन शुड सूट हर हिज, ये हर हिज क्या लगा रखा है फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। उसको जिसको भी तुम एम्प्लॉय को जो भी काम कर दे रहे हो उसका कैपेबिलिटी, मेंटेलिटी और फिजिकली उसको करने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए। और क्या, ही फेल्ट दैट इट वाज एसेंशियल टू ट्रेन द वर्कर्स को ट्रेन करो। एफिशिएंट एम्प्लॉइज वुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर, दिस विल इंश्योर द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये सब है। इसके एक एग्जांपल था मशीन मेंटेनेंस का। देखो कैसा है ना, हाँ देखो समझ, मस्त एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन होती थी ना, मशीन उसको मेंटेन करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया करते थे पहले कि यार ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अगर मशीन के अंदर कोई दिक्कत हुई ना तो आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में फोन करो, वो आएगा और बनाएगा। अभी क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, जो अब तुम्हारे नहीं है बट हायर लेवल पे आता है। वो क्या बोलता है कि आप मशीनरी को ना ऐसे मत रेडी करो कि जब खराब हो रही है आप तभी बोला कि इसको रिपेयर करवा रहे हो। मशीनरी को, जो ये वर्कर है ना, जो इस मशीनरी पे काम कर रहा है, आप इसी को ही बोलो कि टाइम टू टाइम उस पर ऑयलिंग करता रहे और उसको सिखा दो कि अगर थोड़े मोड़े छोटे मोटे कोई रिपेयर वाले काम हुए ना तो खुद ही कर देना। स्पेशली फोन करके दूसरे डिपार्टमेंट से उस बंदे को मत बुलाना। इससे क्या हुआ, मैं इसको डेवलप कर रहा हूं, इसको इंप्रूव कर रहा हूं, इसके साथ साथ में मैं इसको ट्रेन कर रहा हूं ये काम करने के लिए। समझ रहे हो, इसको इसके काम का, इसका जो कैपेबिलिटी है उसका मैं उसको काम दे रहा हूं। इससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, साथ साथ में मेरा गोल अचीव होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा दूर से आ रहा है अब वो नहीं आएगा और ये यहीं बैठे बैठे इसका काम कर देगा। एग्जाम्पल समझ में आया? तो मोस्टली अगर अपन ध्यान दें तो सबने अपने एम्प्लॉइज पे ही सबसे ज्यादा फोकस किया है। सबने अपने एम्प्लॉइज पे ज्यादा फोकस किया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में आप मैनेज करते किसको? एम्प्लॉइज को करते हो। अब मैनेजमेंट के अंदर मैनेज करते किसको? एम्प्लॉइज को करते हो। साइंटिफिक अप्रोच हो या अपना नॉर्मल अप्रोच हो, आपको फोकस मैनेज उस पे एम्प्लॉइज पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, समझ में आएगा कि सर एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है तो तुम मैक्सिमम आंसर्स के अंदर
एम्प्लॉयज 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 थोड़ा बहुत लिख देना, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? क्या क्या कवर किया अपन ने? साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अगला क्या पढ़ा अपन ने? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी लाने के बाद में कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेशन लाने के बाद में डेवलपमेंट, हर एक बंदे का डेवलपमेंट करने का, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने का, उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने का। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, कल अपन इसके टेक्निक्स पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। चलो बाय बाय।